हेलो इंडिया, मैं हूं पूरब। नॉलेज अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, कल हमने मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल और लौह पाषाण काल को। तो नव पाषाण काल में जब हम चलेंगे मित्रों, तो हम देखेंगे कि एक नगरीय सभ्यता जन्म ले रही है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। और हम इंडिया में आर्यों का आगमन देखेंगे। तो हम देखेंगे कि विंध्य क्षेत्र है, कश्मीर है, मलहर है, चंदौली का एटा जिला में है। तो हम वहां पे लोहे के साक्ष्य देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नव पाषाण काल। तो सबसे पहली बात जो आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बनते हैं कि उस संस्कृति की विशेषता क्या थी। तो नव पाषाण काल की विशेषताएं ये थी। पहला, पत्थर जो था वो अब पॉलिशदार हो गया था, मानव पॉलिश करना सीख गया था, तो नए पत्थर मिल रहे थे। दूसरा क्या है, नव पाषाण काल में हम देखेंगे कि कृषि आ रही है। जब कृषि आएगी, अन्न भंडार होगा, तो हम देखेंगे उसी के अंतर्गत स्थायी निवास के प्रमाण आते हुए देखेंगे। जब निवास होगा, कृषि होगी, तो मनुष्य जो है वो पशुपालन सीख गया है। जो पहले, वो अब उपयोगी पशुपालन करना सीख जाएगा। अगली बात, हम बर्तन देखेंगे, मृदु भांडों के द्वारा अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे कि नवपाषाण काल में मानव जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्रारंभ करेगा। इससे पहले क्या था, प्रकृति के आधार पे चल रहा था मानव, अब मानव प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्रारंभ करेगा। तो भारत में नवपाषाणिक क्षेत्रों में सर्वप्रथम जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत है। जो मेहरगढ़ है, जो दक्षिणी बलूचिस्तान का एरिया है मेहरगढ़, उसमें भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम व्यवस्थित निवास के साक्ष्य यहीं मिले हैं। कपास, अंगूर, गेहूं, जौ की खेती के प्राचीनतम प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। तो जो सैंधव वासी थे उन्होंने गेहूं व जौ की खेती इन्हीं से सीखी थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के नागरिकों की प्रमुख खाद्यान्न फसलें भी थीं। तो पाषाण काल से लेकर सिंधु काल तक मेहरगढ़ जो है वो आपको निरंतर विकास के साक्ष्य देता मिलेगा। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य और फसल काटने का हसिया, ये मेहरगढ़ के अलावा एक जगह और मिला है, बुरझोम, वहां पर। और अनाज के प्राचीनतम कोष्ठागार भी मेहरगढ़ से मिलते हुए आपको मिलेंगे। जब हम उत्तर में चलेंगे तो उत्तर में क्या है, कश्मीर, बुरझोम, गुप्फकराल, यहां से गर्तावास तथा बुरझोम की एक कब्र में मानव के साथ कुत्ता भी दफन किया गया है, तो उसके साक्ष्य मिले हैं। बुरझोम से प्राप्त एक मृदुभांड पर महिषी, ये हमारे अभी जब हम आगे सैंधव धर्म को पढ़ेंगे नवपाषाण काल के अंतर्गत ही, तब आपको पूरा समझाएंगे कि सैंधव का धर्म क्या था और आज जो धर्म की डिबेट है उससे वो कैसे डिफरेंशिएबल था। तो बुरझोम से प्राप्त एक मृदुभांड पर महिषी देवता का चित्र अंकित है। अगला क्या है, बुरझोम के लोग आरंभ में शिकार, परंतु बाद में धीरे धीरे कृषि से संबंधित हो गए थे। एक इलाका है बेलन घाटी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, रीवा जिले के बीच में एक है बेलन घाटी। उपजाऊ क्षेत्र, वर्षा प्रभावित घने जंगल, पशुओं का प्राकृतिक आवास, परिणामतः प्राचीनतम मानव शिकार पर आधारित हो गया। आगे चलकर वो धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य भी देने लगा। तो धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, बेलन घाटी से। एक जगह है लहुरा देवा, लहुरा देवा संत कबीर नगर में है। और ये नाम आपको ध्यान भी रखने हैं, जिले कभी कभी घुमा के पूछ देता है कि लहुरा देवा कहाँ है, तो आपको याद रखना संत कबीर नगर। यहां से फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक जगह है साथियों चिरांद, उत्तरी बिहार में, और चेचर सेनुआर एक जगह है। यहाँ से हड्डियों के बने आभूषण व उपकरण बड़ी संख्या में मिले हैं। अर्थात ये माना जा सकता है कि लंबे समय तक शिकार यहाँ की विशेषता रही होगी। और असम में एक जगह है दाओजाली हैंडिंग, बहुत लोग इसको दाओजाली हैडिंग भी कहते हैं, वो थोड़ा लैंग्वेज में होता है। मणिपुर में लांगदिन है, लांगदिन,
ना याद हो तो इंग्लिश में याद करिए। लॉन्ग हिंदी में दिन, लॉन्ग दिन, मणिपुर में लॉन्ग दिन, और मेघालय में एक जगह है नापाचिक, और पश्चिम बंगाल में पांडुराजार ढिबी। ये एक जगह का नाम है पांडुराजार ढिबी। ये प्रमुख नवपाषाणिक स्थल हैं। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत में। यहाँ पे मास्की पिक्कीहल कर्नाटका में है, उतनूर आंध्र प्रदेश, और फलबाय एक जगह है, फल वाला बॉय ना समझे, और कोडेकल है, संगनकल्लू है, या जाटिंग रामेश्वरम है कर्नाटका में। इन क्षेत्रों में 2500 ईसा पूर्व में नवपाषाणिक साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के आरंभिक मानव ने रागी की खेती की थी। तो दक्षिण भारत में आरंभिक मानव ने किस चीज की खेती की थी? रागी की, जो जानवरों के चारे के लिए प्रयुक्त की जाती थी। आगे चलकर यहाँ से मशहूर अरहर आदि की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। जो लंगनाज है, जिसकी बात हमने कल की थी, गुजरात वाला लंगनाज, वहां से 5000 BC के संदर्भ में नवपाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें मृदुभांड के निर्माण से लेकर पशुपालन तक के साक्ष्य मिले हैं। तो लंगनाज, इस नाम को आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं साथियों, इस नवपाषाण काल के अंतर्गत ही हम क्योंकि एग्जाम्स में ताम्रपाषाण काल, लौह पाषाण काल को हम सिंधु घाटी सभ्यता में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, तो हम इसी के अंतर्गत ताम्रपाषाण काल पढ़ लेंगे। तो ताम्रपाषाणकालीन क्षेत्र कौन से हैं? सबसे पहले एक राजस्थान का अहाड़ है, अहाड़ बनास, वो राजस्थान में है। मालवा जो गुजरात में है, वहां पे एक जगह है गिलुंद, और उज्जैन है अपना MP वाला, तो वहां से कैथा संस्कृति, और महाराष्ट्र की जो जोरवे संस्कृति है। देखिए, राजस्थान की अहाड़, गुजरात की गिलुंद, उज्जैन की कैथा, महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृतियां ताम्रपाषाण काल की हैं। ठीक, तो आप जोरवे संस्कृति के कुछ नामों को आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जब पूछा जाएगा दायमाबाद, इनाम गांव, नवदा टोली, ये किस संस्कृति के साक्ष्य हैं? तो यहाँ से जोरवे संस्कृति का साक्ष्य मिला है। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में ये हैं। ओके, और यहाँ से एक सवालदा संस्कृति भी मिली है, जो तांबा, हम देखेंगे यहीं से आप देखेंगे इसका नाम ताम्रपाषाण काल पड़ता हुआ। ओके, तो अब चलते हैं साथियों कि भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की शुरुआत को जो सवालदा संस्कृतियों के आधार हैं उन पर 2800 ईसा पूर्व के आसपास तक का माना जाता है। सामान्यतः 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का विकास दिखाई देगा। राजस्थान का जो अहाड़ या बनास का क्षेत्र है, उनमें ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का विकास दिखाई देता है। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती है। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती है, अर्थात तांबे वाली जगह। ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से अहाड़ में पत्थर के औजारों के बजाय तांबे के औजार बड़ी संख्या में मिले हैं। अहाड़ के समतुल्य एक संस्कृति है जिसका डिस्कशन किया, गिलुंद, गुजरात वाली। गिलुंद में पकी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो पकी ईंटों, जब हमने कहा कि अब सिंधु घाटी सभ्यता को आते देखेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान थे वो पकी ईंटों के बनाए जाते थे, ये हम सबको पता है। तो गिलुंद में पकी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा लगता है कि सैंधववासी गिलुंद क्षेत्र से कुछ ना कुछ संबंध जरूर रखते थे, क्योंकि उनके समतुल्य क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से संबंधित भी साक्ष्य मिले हैं। तो अहाड़ से ही समानता रखते हुए कैथा संस्कृति, उज्जैन के आसपास फली फूली कैथा संस्कृति से संबंधित एक कलश मिला है, जिसमें लगभग 4000 मनके प्राप्त हुए हैं, जो सैंधव सभ्यता से समानता रखते हैं। तो हम देखेंगे कि जिसमें लगभग 4000 मनके मिलेंगे और सैंधव सभ्यता से समानताएं भी मिलेंगी। तो साथियों, आगे ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में जोरवे महाराष्ट्र में एक प्रमुख संस्कृति के रूप में है। यहाँ दायमाबाद, इनाम गांव, नवदा टोली बड़ी बस्तियों के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो लगभग नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गए थे। इसमें सबसे बड़ा दायमाबाद है, जबकि विस्तृत उत्खनन नवदा टोली में हुआ है। दायमाबाद में बड़े आंगन वाला मकान, घर के अंदर ही शवादान, जिसमें शवों के पैर घुटनों के बीच से काट दिए जाते थे, ये सब मिला है वहां से। कुछ बच्चों के शवादान मटके में दफनाए हुए मिले हैं। तो ये
उस टाइम का कोई कल्चर रहा होगा। अब साथियों एक जगह है इनाम गांव, यहाँ से लोहे का एक ऐसा उपकरण मिला है जिसके इस्पात आप समझ रहे हैं ना, तांबा लोहा मिला के जो बनाया जाता है, तो इस्पात होने की संभावना व्यक्त की जाती है। तांबे की मनुष्य आकृतियां मिली हैं जिनके हाथ पांव अंदर की ओर मुड़े हैं। विद्वानों ने इसे नटराज का आदि रूप कहा है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे सैंधव धर्म के बारे में। और नटराज, हम हिंदू धर्म में बड़ी आस्था है, शिव जी के नटराज रूप में होने की मान्यता है। तो विद्वान मानते हैं कि जो इनाम गांव से तांबे की मनुष्य आकृतियां मिली हैं उन्हें ही नटराज का आदि रूप कहा जाता है। इन संस्कृतियों में बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वासों को भी दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए इनाम गांव से मातृ देवी की उपासना जैसे प्रमाण, तांबे के ऐसे बहुत से खिलौने मिलना जिनकी पहचान हाथी, गेंडा और भैंसों के रूप में की गई है। इनका वजन 60 किलोग्राम के आसपास है। दायमाबाद से तांबे के रथ चलाते हुए मनुष्य आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। अब आते हैं गंगा घाटी क्षेत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान से करना है। गंगा घाटी क्षेत्र में तांबे से संबंधित गैरिक मृदुभांड संस्कृति है। यहाँ से तांबे की अंगूठियां, बेल्ट, तलवारें, मुकुट इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो एक बार गंगा घाटी क्षेत्र में क्या क्या मिला है? तांबे की अंगूठियां, बेल्ट, तलवारें, मुकुट इत्यादि प्राप्त हुए हैं। इसका सबसे छोटा जमाव जो है, जो सबसे कम मात्रा में है, वो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया नामक स्थल पर है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करेंगे और कल से मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्लास में जुड़ें और हम आपको हर टॉपिक के अंदर का टॉपिक कम समय में और ज्यादा याद रहने के पर्पज से समझाएंगे। और आपको छोड़े जा रहा हूं 15 MCQs के साथ। जय हिंद, मैं हूं पूरब, देखते रहिए नॉलेज अफेयर्स। जॉन लुबाक एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक थीसिस पेपर लिखा है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक, तो जॉन लुबाक ने जो ये लिखा है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि नवपाषाण काल में आपको कृषि मिलेगी, स्थायी निवास मिलेगा, उपयोगी पशुपालन होता हुआ मिलेगा, मृदुभांड मिलेंगे और व्यवस्थित जीवन की शुरुआत आपको मिलेगी। गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर ने नवपाषाणिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। तो हम देखेंगे कि बलूचिस्तान का जो रोटी का टुकड़ा है मेहरगढ़, तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बलूचिस्तान का रोटी का टुकड़ा किसे कहते हैं, तो मेहरगढ़। वैसे तो इस समय पूरे पाकिस्तान में तंगी चल रही है रोटी की, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो आइए साथियों चलते हैं आज के 15 टॉप MCQs में जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, और हाँ एक बात और बताऊंगा कि हम केवल क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे, इसमें ऑप्शंस नहीं होंगे। पहला सवाल, भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो उत्तर है सिरिल रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखी थी? तो आंसर है अबुल फजल। फिर अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। अगला सवाल वो भी शिवाजी से संबंधित, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहते थे? तो उत्तर है प्रधानमंत्री को। अगला सवाल, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित कर दिया गया था? उत्तर है सन 1843 में, 1843 में। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, कि अंग्रेजी शिक्षा, जिसके लिए हम कहते हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला सवाल, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महादेव गोविंद रानाडे को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। क्योंकि अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो द ग्रेट मिस्टर सलमान खान, बापू यानी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो हम सब जानते हैं कि अकबर और हेमू के बीच में हुई थी।
अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब किया गया था? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स ग्रांट को। अगला सवाल है, हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817, इसकी स्थापना 1817 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? ये मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है और वहां पर राजा राम मोहन राय के अलावा 2 नाम दिए जाते हैं। तो सवाल है कि इसकी स्थापना किसने किसने की थी? आंसर है राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने। नमस्ते, मैं हूं पूरब, आप देखते रहिए नॉलेज अफेयर्स।